इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कोरोना का आंकड़ा छुपाने लगाया आरोप। मुख्यमंत्री के नाम गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने सौंपा गया ज्ञापन। जेपी कैंपस में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में इलाज कराने वाले 13 मरीजों ने एक साथ जीती कोरोना से जंग। पटेहरा बाजार में दिन दहाड़े चली गई गोली और पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर गिरोह, कई वाहन किए गए बरामद। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कोरोना का आंकड़ा छिपाने लगाया आरोप। मुख्यमंत्री के नाम गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने सौंपा गया ज्ञापन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोविड से हुई मृत्यु के आंकड़े को आमजन से छुपाने एवं प्रदेशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसी बात को लेकर कांग्रेसी नेता व अन्य पदाधिकारी सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2021 के प्रारंभिक दौर में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक दी, वैसे ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि दूसरी लहर के शुरुआत में स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। इधर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उनके इशारे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। यहां तक कि शमशान घाट तथा कब्रिस्तानों में हुए दाह संस्कार की संख्या को भी छुपाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना मरीजों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे जगह जगह मरीज परेशान देखे गए और असमय काल के गाल में समा गए। इसके लिए सीधे प्रदेश के मुखिया जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कांग्रेसियों ने कहा कि समाचार पत्रों व सोशल मीडिया समेत तमाम वैज्ञानिकों द्वारा बराबर संदेश दिए जा रहे थे कि स्थिति भयावह होने वाली है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की गई है। बहुत साफ है कि जिस तरीके से भारत सरकार के निर्देश में और खास करके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश में आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं भी हैं, उन सब की भावनाओं को हम लोगों ने व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और कहना ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र में एक अधिकार हम लोगों का सर्वाधिक सुरक्षित रहा है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके की आती है जो संविधान के कोई विपरीत चीज़ होती है, तो इन परिस्थितियों को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री इस देश में रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस राज्य में और इस जिले में भयभीत करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया गया है। मोदी जी के निर्देश में और शिवराज जी के निर्देश में एक वातावरण अब ये बनाया जा रहा है कि राज्य की जनता और देश की जनता इनको अब समझ गई है। इनके जिस तरीके के नारे और जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये इस कोरोना काल में इनका सबका स्वांग जो था वो स्पष्ट दिखाई पड़ गया। तो इसलिए अब उसको वो किस तरीके से मुद्दा छोपें, तो अब काम ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनों को प्रताड़ित किया जाए और प्रताड़ित करने के सिलसिले में अगर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, तो उसका मैसेज उस तरीके से नहीं जाएगा। तो कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम FIR लांच करेंगे तो अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें फिर भयभीत होंगे, डरेंगे। तो ये एक तरीके से
मैनिपुलेशन है कि कमलनाथ जी को डरा दिया जाए, दिग्विजय सिंह जी को डरा दिया जाए, मध्य प्रदेश में बड़े नेता जो जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश में पदाधिकारी हैं उनको डरा दिया जाए, तो फिर आगे चल करके हमारी जो मनमानी है, अभी हमारे साथी जो बात कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने, भगत जी ने और मंगू भाई ने भी कहा है, इस बात को बहुत साफ कहा है ज्ञापन देते हुए कि एक तरफ तो नगर निगम में जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, ग्रामीण अंचल पर जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे कुछ और दिए जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आशय कहने का ये है कि अगर डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी पर, कांग्रेस जनों पर अगर कोई कार्यवाही करती है, तो फिर तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा गड़बड़ किया है, ऐसे लोगों पर और ख़ास करके शिवराज पर तो सबसे पहले मुकदमा दाखिल होना चाहिए, दायर होना चाहिए। उसके लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। मुझे खुशी है कि सभी लोग यहाँ आए और अपनी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है। अंतिम वाक्य कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी ने लिखा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। वैसे ही कोरोना हम सबको लिए ले रही है, कोई बच नहीं रहा है। एक कोरोना एक तरीके का ख़त्म होता है तो दूसरा उसका लेयर आ जाता है, तीसरा लेयर आ जाता है। आजकल आँखों में एक शुरुआत हो गया, फंगस स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से प्रकृति ही हम सबका उपचार किए दे रही है, लेकिन अगर बच करके कोई उसका नुकसान में बात कहना चाहता है तो उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे दबाव में लाया जाए। इस काम को हम लोग कांग्रेस जन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका जब तक जीवन है तब तक हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, यही कहना है। कमलनाथ जी ने जो आंकड़े बताए हैं वो कहाँ तक सही है और क्या उनके पास कोई प्रूफ है? जो देखिए सोर्स, प्रदेश अध्यक्ष का क्या सोर्स होता है। अभी मैं बैठा हुआ था कहीं एक जगह पे, तो भगत जी हमारे जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और मंगू, दोनों ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों को ये निर्देश दिया हुआ है कि हर रोज़ जो मौतें हो रही हैं उनका आंकड़ा हमारे पास भेजो। कमलनाथ जी ने भी इनको आदेश दे रखा है कि पूरे प्रदेश में अपडेट बना करके भेजो। तो हमारे पास में, हम कोई शासकीय लोग तो हैं नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं उनके माध्यम से चीज़ों को, डाटा को इकट्ठा करते हैं, वही भेजते हैं, बताते हैं। वही हमारा माने जो हम लोगों को जो गंभीरता से कोई चीज़ बात करनी है तो वो वही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, इस पॉजिटिविटी रेट हम भी ईश्वर से मनाते हैं, ये बहुत अच्छा है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो, एकदम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इस बात के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो बातचीत करने में आप सब लोग सार्वजनिक जीवन में सब लोग, आप लोगों से ज़्यादा, प्रेस वालों से ज़्यादा कौन चीज़ों को नज़दीक से जानता है। चीज़ें ये हो रही हैं, किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो निगेटिव कर दी जा रही है, किसी की निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दी जा रही है, किसी तरीके का जो सर्वे हो रहा है, सर्वे कम से कम दिखाया जाए। तो एक तरीके से सबसे बड़ी बात जो है कि सरकार में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, कोरोना के इस काल में सरकार ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है, वो किस तरीके से कायम हो, प्रश्न इस बात का है, क्योंकि भरोसा ही नहीं बचा है कि जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। ये है आप लोग जेपी कैंपस में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में इलाज कराने वाले 13 मरीजों ने एक साथ जीती कोरोना से जंग। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा गुलाब का फूल देकर कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत। जेपी कोविड केयर सेंटर से सोमवार को एक बार फिर से 13 लोगों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घरों को रवाना हुए हैं। इन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इसके बाद इन्हें घर के लिए विदा किया गया। इस दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजादी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान जेपी कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर AK सिंह, कोविड केयर सेंटर के सदस्य, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक UV तिवारी एवं जेपी ग्रुप के महाप्रबंधक DS राणा एवं RR वली सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा सभी 13 कोरोना योद्धाओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही फल, पौष्टिक आहार, फूड सप्लीमेंट्री के साथ साथ काढ़ा एवं इम्यूनिटी पावर बढ़ाए जाने आयुर्वेदिक च्यवनप्राश के अलावा अन्य एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन के पैकेट सभी 13 कोरोना योद्धाओं को वितरित किए गए। बताया जाता है कि सभी 13 कोरोना योद्धा ग्राम बरा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें 4 महिलाएं एवं 9 पुरुष शामिल हैं।
पटेहरा बाजार में दिन दहाड़े चलाई गई गोली। अवैध नशीली कफ सिरप तस्करी के लेन देन से जुड़े मामले को लेकर यह घटना घटित हुई है। मामला मऊगंज थाना अंतर्गत पटेहरा गांव का बताया जा रहा है, जहां गत दिवस पटेहरा बाजार में दोपहर 1 बजे के करीब उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब 2 की संख्या में आए मनीष सिंह सेंगर व संजू सिंह भाटी सेंगर सहित सुमित कुमार मिश्रा, तन्मन द्वारा रतन चंद्र गुप्ता पिता भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी पटेहरा की दुकान के पास पहुंचे और गोली चलाने की वारदात की घटना को अंजाम देकर दहशतगर्दी का माहौल निर्मित कर दिया। हालांकि इस घटना में लोग बाल बाल बच गए हैं। इस घटना के बाद हल्ला गुहार की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं गोली चलाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ित मऊगंज थाना में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से गोली के छर्रे खोखे बरामद किए हैं और गोली चलाकर भागने वाले आरोपियों का एक मोबाइल भी बरामद कर लिया है। लोगों की माने तो यह पूरा मामला नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है। यदि पुलिस ने ढील बरती तो आगे चलकर यह घटना खतरनाक रूप धारण कर सकती है। वहीं पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? रतन चंद्र गुप्ता। ये गोली चलाने की घटना आ रही है, क्या है मामला? गोली चलाने की घटना आ रही है कि मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा और संजू सेंगर, ये तीनों आरोपी बराबर आए और सामान मांगने के बाद झगड़ा करने लगे। फिर गोली बोले कि पैसा तो उन्हें गोली फायरिंग करने लगे। हम लोग गीत पच्चीत खाना खा रहे थे, सभी लोग गांव के दौड़ के आए और गोली फायरिंग किए। मऊगंज में फ़ोन लगाया, मऊगंज के पुलिस यहाँ एक बार आई, फिर इसके बाद बोलती है चलो रिपोर्ट हम देख लेंगे क्या है कैसा है। अभी तक नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो बराबर हमारे यहाँ आकर बरामद ही बराबर चौतरफा आगे पीछे बराबर लगे हुए हैं। 2 फायरिंग हुई थी गोली की। तो वो गोली पुलिस के हाथ में लगी है? पुलिस के हाथ में, हाँ, गोली बरामद पुलिस को दे दिए हैं, गोली का छर्रा और मोबाइल भी एक दे दिए हैं, वीवो का सेट है। उन्हीं का है आरोपियों का? आरोपी का मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा का। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सिर्फ मात्र सामान मांगने का था। हम लोग लॉकडाउन में सामान नहीं बिक्री कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम सामान दो। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना हम लोगों को सूचित किया, बोला कि तुम पकड़ के रखो। हम कहाँ पाए सर उनको, वो आगे और पीछे बराबर लगे रहते हैं। घर से निकलना मुश्किल हम लोगों को पड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी दुकान काहे की है? बिजली और सिलाई की और किराना की। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि इनको अधिक से अधिक दंड दिया जाए या कि फिर शासन इसका जवाबदार हो हम लोगों का। कोई खतरा होता है? हाँ, खतरा यह है, कोई जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। आज भी गोली चलाने के लिए इरादा है, बोलते हैं घर से निकलो। निवासी हैं मऊगंज, हम पटेहरा के हैं सर, और वो भाटी के हैं और टनमने के सुमित कुमार मिश्रा है, जो कि वही गोली बराबर फायर कर रहा है। 2 गोली कल बराबर फायर किया है। ये परसों 22 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास पटेहरा गांव से एक शिकायतकर्ता रतन चंद्र गुप्ता ये पहुंचे थे और इन्होंने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ पर 3 लोग मनीष सिंह, संजू, सुमित, ये 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से और उन्होंने गोली चलाई। किसी को चोट नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने स्टार्टिंग तस्दीक की। तस्दीक से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनका कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, उस के कारण से हो सकता है ये कहीं एक दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया, संज्ञान में लेकर पुलिस ने अभी तक जांच की। फरियादी को बुलाया जा रहा है तो फरियादी बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें आपस में कुछ समझौता भी हो गया है। पुलिस अभी लगातार इस मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि गोली किसी को लगी नहीं थी और इस तरह के तथ्य भी आसपास से पता करने पर अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं कि ऐसी कोई घटना घटी है। इस कारण से पुलिस ने अभी कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है। आगे के जांच में जिस तरह के तथ्य आएंगे तथ्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर गिरोह, कई वाहन किए गए बरामद। मामला महिया थाना का है, जहां थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में हमराही स्टाफ के साथ मुखबिर की सूचना पर गवर्नमेंट स्कूल के पीछे से घेराबंदी कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक विगत 13 मई को फरियादी पंकज गुप्ता निवासी अमहिया द्वारा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 12 मई की रात्रि को उसकी मैस्ट्रो स्कूटी, जिसका नंबर MP 17 SA 9065 है, वह चोरी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में हैं। इस बात की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमहिया ने सतर्कता दिखाते हुए गवर्नमेंट स्कूल के पीछे अमहिया थाना के स्टाफ के साथ घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वाहन चोरी किए जाने की बात स्वीकारी और पकड़े गए आरोपियों के पास से स्कूटी भी दस्तयाब कर ली गई है तथा आरोपियों से अन्य चोरी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। मामला ये है कि पिछले 12 तारीख को जो है एक स्कूटी गल्ला मंडी से चोरी हुई थी, तो तस्दीक की गई, लगातार उसके प्रयास किए जा रहे थे उसको आरोपी को पकड़ने के और मोटरसाइकिल बरामद करने के। कल जो है मोटरसाइकिल स्कूटी मिल गई है, 2 चोरों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है और भी घटनाएं सामने आने की संभावना है। एपीएसयू के छात्रों ने शैक्षणिक शुल्क माफ करने की मांग को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस माफी को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया और कहा कि कोरोना महामारी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां अभिभावक रोजगार मुक्त हो गए हैं, ऐसे हालात में समस्त छात्र शुल्क देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण कक्षाएं भी निश्चित रूप से संचालित नहीं हो पाई हैं और न ही छात्रों ने विश्वविद्यालय की भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, लाइब्रेरी आदि का उपयोग भी किया है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय छात्रों से शिक्षण शुल्क के साथ साथ अन्य फीस वसूल रहा है, वह न्यायोचित नहीं है। छात्रों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा शुल्क में रियायत देने की मांग छात्रों द्वारा की गई है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो सभी छात्र कोरोना महामारी में भी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हालांकि छात्रों के द्वारा बताया गया कि कुलपति के द्वारा इनकी छात्रों द्वारा की गई मांगों को ठुकरा दिया गया है। बताया गया उनके द्वारा कि यह सब हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। हम लोग शिक्षक को वेतन कहाँ से देंगे? अगर छात्रों की फीस माफ हो जाएगी तो शिक्षक का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? बहरहाल छात्रों ने उग्र आंदोलन की बात कही है। जी, हमारा नाम शिवांशु जी शुक्ला है और हमारे साथ नमन मिश्रा हैं और हम लोग लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र हैं। क्योंकि इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के संबंध में इसके चलते हमारे घर से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और विश्वविद्यालय द्वारा इसके संबंध में कुछ भी फीस कंसेशन या शैक्षणिक शुल्क माफ़ करने की कोई रियायत नहीं की गई है। जबकि हमने विश्वविद्यालय में महोदय साहब से बातें करी, उनका साफ ये इसमें नकारात्मक पक्ष हमारे सामने आया है। उन्होंने परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए सीधे मना कर दिया और हमारी समस्या का उन्होंने पूर्ण रूप से मतलब नहीं सुना। उन्होंने बोला कि देखिए फीस तो लगेगी ही, क्योंकि हमें टीचर्स को पे करना होता है और अगर टीचर्स को पे करना होता है वो सब ठीक है, लेकिन जब हम भौतिक सुविधाएं जो हैं हमारी बिजली, पानी, लाइब्रेरी और साइकिल स्टैंड या जो भी हैं, तो अगर हम सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो हमसे उस बात की शुल्क क्यों ली जा रही है? और अगर इस बात की शुल्क ऐसे ही ली जाती रही तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमारा आंदोलन और उग्र हो जाएगा। जबकि कोरोना महामारी के चलते हमें इस आंदोलन में बहुत कम ही लोगों को जुटना चाहिए, इसके लिए ही हम लोगों ने बहुत कम बच्चे ही आए हैं। और हमारी जो मांगे थी, हमारे साथ कई वर्ग के छात्र पढ़ते हैं जिनके माता पिता किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन के कारण वो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हर स्थिति को देखते हुए और हर वर्ग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को फीस में रियायत देनी चाहिए छात्रों को। कितने छात्रों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है? करीब हम लोग 16 छात्र थे। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और इसमें जो है तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं हो रही? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम इसमें जो है फिर से जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित हैं। नाम बता दीजिए। नमन मिश्रा। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी व जिला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जारी। कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन में जहां एक तरफ पूरा जिला लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ जिले के कई क्षेत्रों में बड़ी तादाद में अवैध मदिरा बनाकर बिक्री करने का कारोबार तेजी से चल रहा है, जिसके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस अवैध कारोबार के खिलाफ कमिश्नर अनिल सुचारी, आईजी उमेश चोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, एसपी राकेश कुमार सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मे के निर्देशन पर अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। इस कारोबार के खिलाफ आबकारी पुलिस व पुलिस लाइन की 2nd बटालियन ग्वालियर बल द्वारा चाकघाट थाना क्षेत्र के अलावा मऊगंज में भी कार्यवाही की गई। चाकघाट एवं मऊगंज में अलग अलग दिन कार्यवाही करते हुए आबकारी व अन्य पुलिस बल की टीम द्वारा बड़ी तादाद में कच्ची देसी मदिरा व लहान पकड़ा गया।
इसी कड़ी में चाकघाट स्थित ग्राम पटेरा में सविता गुप्ता की दुकान से 30 लीटर कच्ची शराब, पूनम गुप्ता की दुकान से 15 लीटर, राजकली पटेल के मकान से 12 पाव, बिमला मांझी के मकान से 150 किलोग्राम लाहन, सावित्री मांझी के मकान से 10 लीटर कच्ची मदिरा तथा कुष्मा देवी के मकान से 300 किलोग्राम लाहन तथा 10 लीटर कच्ची मदिरा, शिव कुमार मांझी के मकान से 25 लीटर कच्ची मदिरा एवं 100 किलोग्राम लाहन। इसी तरह से जवा में गुड्डी देवी रजक के मकान से 100 किलोग्राम लाहन, फूलकली मांझी के मकान से 40 किलोग्राम लाहन के अलावा कुंवर वर्मा के मकान से 40 किलोग्राम लाहन, इंद्रजीत मांझी के मकान से 40 किलोग्राम लाहन, उमेश मांझी के मकान से 100 किलोग्राम लाहन, लालजी मांझी के मकान से 100 किलोग्राम लाहन बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह से भुनगांव में टमस नदी के किनारे अवैध कारोबार चलाने वाले लोग अपनी भट्टियां छोड़कर वहां से भाग निकले, जहां से बड़ी तादाद में लावारिस लगभग 1000 किलोग्राम लाहन का सैंपल लेकर उसे नष्ट किया गया। वहीं इस कारोबार में लिप्त लोगों की तलाश जारी है। इसी तरह से दूसरे दिन मऊगंज में भी कार्यवाही की गई, जहां कार्यवाही के दौरान ग्राम पहाड़ी निरपत सिंह में गीता साकेत के रिहायशी मकान से 600 किलोग्राम महुआ लाहन, रेणु साकेत के मकान से 560 किलोग्राम महुआ लाहन, प्रेमवती साकेत के मकान से 18 लीटर कच्ची मदिरा, नंदिनी साकेत के मकान से 440 किलोग्राम महुआ लाहन, मेवालाल साकेत के मकान से 380 किलोग्राम महुआ लाहन, रामकृपाल साकेत के मकान से 12 लीटर कच्ची मदिरा, ललिता साकेत के मकान से 8 लीटर महुआ शराब बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के एवज के तहत कार्यवाही की गई कार्यवाही में प्रमुख रूप से लोकेश सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक अभिमन्यु पाठक, प्रभारी जिला उड़नदस्ता शबनम बेगम, प्रभारी सिरमौर आशीष शुक्ला, प्रभारी चाकघाट दिनकर सिंह तिवारी, अभिषेक त्रिपाठी, प्रभारी रीवा गोकुल प्रसाद मेघवाल, मनोज वेलवंशी के साथ प्रभारी मऊगंज मुख्य आरक्षक घनश्याम सिंह, वीरेंद्र सिंह परिहार, आरक्षक उमाकांत तिवारी, महेंद्र सिंह, अमित सिंह आदि लोग शामिल रहे। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज करना द्वेषपूर्ण है। यह बात उनकी पार्टी के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह द्वारा कही गई। विगत 21 मई को बड़ा गांव में जन समस्याओं एवं पानी की भीषण तबाही को लेकर प्रशासन को सूचना देने के पश्चात धरना प्रदर्शन कर रहे कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कार्यवाही द्वेष भावना से ग्रसित है। यह आरोप जिले भर के कई नेताओं एवं सामाजिक संगठन के लोगों ने लगाया है। इसी बात को लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करने वाले हैं, जिनसे मिलकर जिले भर में व्याप्त भर्रेशाही व तानाशाही के संबंध में उन्हें अवगत कराएंगे। जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत रायपुर करछुलियान की बड़ा गांव पंचायत में भीषण पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की समस्या को लेकर प्रशासन का लगातार ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो किसान नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी पानी की टंकी में चढ़कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। सामाजिक दूरी बनाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी जनपद पंचायत CEO एवं तहसीलदार गुड़ मौके पर पहुंचे और 15 दिवस के अंदर पानी की समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त कराया। उसके बाद कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी समेत एक अन्य ग्रामवासी के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने का मामला दर्ज कर दिया गया, जिसका तमाम राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के साथ किसान संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं और इसे पूरी तरह से गलत और प्रशासन की तानाशाही रवैया बता रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि प्रशासन का दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं के ऊपर धरना प्रदर्शन करने पर मामला नहीं कायम किया गया। पूर्व में जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों के थानों समेत SP कार्यालयों तक में विरोध किया गया, इसी तरह से इसके पूर्व ही बंगाल की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिया था। तब यह कानून कहां गायब था? प्रशासन के इस दोहरे व्यवहार को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कॉमरेड एडवोकेट घनश्याम सिंह ने कड़ी निंदा की है और मांग की है कि इस मामले को समाप्त किया जाए, वरना कम्युनिस्ट पार्टी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।
इसकी समस्त जिम्मेदारी जिले के पुलिस कप्तान की मानी जाएगी। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पास तक पहुंच गया है। भोपाल से रीवा आने के बाद उनके आवास में कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता उनसे मुलाकात करेंगे और इस संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला रीवा की आज बैठक हुई है और जिसमें पुलिस ने कल लालमंड जब मैंने पानी की समस्या लेकर के अकेले अपने गांव में धरना पर बैठे हुए थे, तब वहाँ पर रायपुर थाना की पुलिस आई और उनसे ये कहा कि आप धरना में को कंटिन्यू न करें, आपकी जो डिमांड है 15 दिन के भीतर जो है जल समस्या पूरी कर दी जाएगी। इस पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया और नीचे आ गए। पहले वो ऊपर टंकी में बैठ करके धरना दे रहे थे। इसके बाद जब पुलिस वाले लौट करके अपने थाने गए तो कॉमरेड लालमन के विरुद्ध कौन सा पुलिस ने मामला कायम कर लिया कई धाराओं में और ये कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बैठक में इस सारे प्रकरण पर विचार किया और उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई के प्रति आक्रोश प्रकट किया, निंदा किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि 144 ज़ाब्ता फौजदारी का उल्लंघन एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं हो सकता था। अकेले वो धरना में बैठे हुए थे तो 144 जो धारा लगी हुई है तो एक आदमी के खिलाफ नहीं है, उसमें 5 आदमी की अनाजायज नज़्मा होना चाहिए, वो भी नहीं था। मोटरसाइकिल में ले जाई जा रही अवैध नशीली कफ सिरप की गई बरामद। मामला सिटी कोतवाली का है, जहां मोटरसाइकिल से नशीली कफ सिरप लेकर जा रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है, जिसके पास से सैकड़ों सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने दबिश देकर हजारे चौराहे के पास से शातिर बदमाश रियाजुल अंसारी को 101 सीसी नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई है। ये चिकान टोले का रहने वाला है और इधर जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले वो सट्टा उट्टा खिलवाता था। जब से लॉकडाउन हुआ तो दुकान भी, कपड़े की दुकान भी किया था। तो लॉकडाउन के दौरान वो यूपी से कोरेक्स ला करके और यहाँ सप्लाई करना चालू कर दिया था। ऐसी सूचना लगातार मिल रही थी। इस दौरान में उसने कई लोगों के साथ मारपीट भी की थी, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध किए गए थे और उसकी तलाश उस अपराध के संबंध में सिलसिले में की जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर कि वो कोरेक्स ले करके और सप्लाई करने जा रहा है मोटरसाइकिल से, इस सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई और फोर्स भेज करके पकड़वाया गया। तो उसके पास से 101 सीसी कोरेक्स ऑनरेक्स सिरप ये जब्त हुई है, जिस पर से NDPS एक्ट के तहत उसको कार्रवाई की गई है। पुराने जो मामले थे उनमें भी गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। गेहूं खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने स्वयं लिया जायजा। समिति प्रबंधक के खिलाफ की गई कार्यवाही, लगाया गया 10,000 रुपए का जुर्माना।
सोमवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने त्योथर तहसील की कई खरीदी केंद्रों का जायजा लिया, जहां काफी समय से लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसका कलेक्टर ने जायजा लिया। वहीं खरीदी केंद्र में कलेक्टर के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कलेक्टर द्वारा न केवल किसानों की समस्या सुनी गई, बल्कि अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई गई। इतना ही नहीं, समिति प्रबंधक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्रों में जमकर अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। किसानों को गेहूं बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, तो कहीं वरदान नहीं था। इन शिकायतों के बीच त्योथर तहसील के खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने निरीक्षण करते हुए लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यवाही भी की है। इस दौरान वहां मौजूद किसानों की समस्या भी सुनी और तमाम समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया। खरीदी केंद्र निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही भी की, जिसमें चाकघाट विपणन सहकारी समिति प्रबंधक सत्यनारायण दुबे पर अपने जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चाकघाट सहकारी समिति के प्रबंधक पर खाद्यान्न वितरण प्रणाली में बड़ी लापरवाही बरतने, लाभार्थियों से बदसलूकी करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक्शन में आए कलेक्टर रीवा ने खुद सारी समस्याओं को बारीकी से देखा व उनकी जांच करने और सभी समस्याओं का निराकरण करने त्योथर तहसील के तमाम खरीदी केंद्रों पर पहुंच गए। त्योथर तहसील के दौरे पर रीवा कलेक्टर के आने की खबर के साथ ही पूरे तहसील में हड़कंप मच गया। वहीं पूरा तहसील और हर विभाग अपनी कमियों को सुधारने में लग गया। नहीं, अभी गेहूं खरीदी समापन की ओर है। पिछले साल हम लोग ने 1,25,000 मेट्रिक टन के ना गेहूं खरीदे हैं। इस बार ऑलरेडी हम लोग 2 लाख मेट्रिक टन है ना, सब बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट है ना, ट्वाइस अमाउंट है ना हम लोग ने खरीदी कर चुके हैं। बट बीच में ना बारिश भी हुई है, कुछ वादाना का प्रॉब्लम थी, उसके कारण अभी भी है ना एक अंतिम है ना समापन की ओर है। बट बहुत सारे समिति में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसके लेकर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र का समिति को मैंने निरीक्षण किया है। चंद्रपुर है ना, कुटीला और चाकाट का है ना मंडी प्रांगण और रेशन दुकानें हैं, उनको है ना मैंने निरीक्षण किया है। कहाँ कहाँ कितने भी किसान हैं उन सबको हम लोग ने आश्वस्त किया है, हर किसान से है ना खरीदी निश्चित ही होगी। और कितने भी जगह वारदाना नहीं है उन सभी समितियों का आज है ना वारदाना भी पहुँचाया गया है। टोकन सिस्टम लागू करते हुए सभी किसानों को जल्दी ही है ना गेहूँ की है ना खरीदी करने के लिए निर्देशित किया है। और किसान के उनका कोई समस्या के बारे में ना बातचीत किए हैं। हमारी बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें लिमिट्स बढ़ाने के लेकर सो दैट किसान को जल्दी जल्दी पैसा मिले, उसके लेकर भी है ना आज इन्होंने निर्देश दिया है। रेशन दुकानें हैं, अभी शासन की ओर से 3 महीने का मतलब अप्रैल मई जून इवन जुलाई तक का है ना मतलब रेशन ऑलरेडी है ना रेशन दुकानों हम लोग पहुंचा जा चुके हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त 2 महीने का रेशन है ना फ्री में हमको है ना लोगों को है ना दिलाना है। उसके लेकर है ना लोगों के ना बीच में कन्फ्यूजन ना हो, हर रेशन दुकान के बाहर इसके लेकर एक स्पष्ट जानकारी कितने महीने का है ना कितने रेशन है ना लोगों को है ना मिलना चाहिए, उसको है ना डिस्प्ले करे सभी दुकानदार। और उसमें किसी को भी है ना कोई भी है ना शिकायत है तो हमको है ना कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, हम ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का है ना गेहूँ चावल है उसको पहुंचाने के काम अभी कर रखे हैं। सो अगले है ना 1 सप्ताह के अंतर्गत है ना हम लोग वो काम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जुलाई तक का हर महीने का रेशन प्लस 2 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का रेशन लोगों को है ना एक आसान तरीके से मिलने के लिए शुरू हो जाए। और अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 4 की हुई मृत्यु। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की बात करें तो आज जहां 1422 लोगों के सैंपल लिए गए उसमें से 46 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर बात करें आज तक के दिनांक कुल मृत्यु की तो वह 98 पहुंच चुकी है, वहीं आज कुल स्वस्थ हुए प्रकरण 225 हैं। बात करें आज तक के दिनांक में स्वस्थ हुए प्रकरणों की तो यह 14,735 पहुंच चुकी है, वहीं अभी भी कुल एक्टिव केस 1,310 है। बात करें आज तक के दिनांक में पाए गए कुल पॉजिटिव केसेस की तो वह 16,143 पहुंच चुकी है, जहां अगर आज की बात करें तो आज 46 नए प्रकरण सामने आए हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।